तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेल मेंटेन होंगे। हमें कहने की जो नहीं है भाई साहब, क्योंकि देखो अपन एसकेएम स्टडी पर आ गया है। ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए फिजिक्स की क्लास एकदम तहलका मचा देने वाली फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको टेस्ट देना है लाइव टेस्ट, तो हमारे दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी पर भी आप जा सकते हैं। और हर रोज वहां पर दोस्तों आपके लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। इस समय रात को 8 बजे जुड़िए और 2 घंटे लाइव टेस्ट एकदम जबरदस्त तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं। तो फटाफट जिन बच्चों को जुड़ना है सब्जेक्ट स्टडी से भी जुड़ जाए। रोज आपकी लाइव क्लास टेस्ट सीरीज चल रहा है, ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री में वहाँ पे टेस्ट दिया जा रहा है। ठीक। बाकी महाभारत बैच से जुड़ना है तो एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और यहाँ पे महाभारत बैच से जुड़ जाए। चलिए ध्यान देना। इसके पहले हम लोग पिछली क्लास में कल सुबह जो है शाम को 7 बजे इसका वीडियो बनाए थे 1 घंटे का दोस्तों। तो इस पूरे पेपर को सॉल्व नहीं किए थे। हमने कहा था इसके दूसरे पार्ट को ले आएंगे, कंप्लीट करेंगे इसे। तो इसके दूसरे देखो, आप पिछला वीडियो देखेंगे। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। ठीक है। पार्ट वन उसमें लिखा है, क्लिक करोगे तो इसका पहला वीडियो आप देख सकोगे। ये आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग इसके पहले कहाँ तक बनाए थे वीडियोस, उसको भी देख लेते हैं। इसके आगे वाला ध्यान देना सही बच्चे, बिल्कुल एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, हर चीज़ समझते हुए। दौड़ा के नहीं पढ़ना है, कोई हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है। पढ़ाई लिखाई है, आराम से पढ़ो और एग्जाम में रिलैक्स होकर क्वेश्चन करेंगे हम सभी। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। और इस तरीके का पेपर आपको कहीं मिलेगा नहीं, केवल अपने दोनों चैनल सब्जेक्ट स्टडी और एलकेएम स्टडी पर ही मिलेगा, एसकेएम स्टडी पर। ठीक है। तो यहाँ पर एक वैद्युत चुंबकीय तरंग, ध्यान देना दोस्तों, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में V बराबर म्यू इंटू आई से चल रही है। ठीक है। एक चित्र, ध्यान देना, एक चित्र द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन की दिशा के साथ प्रदर्शित कीजिए। ध्यान देना। उसके बाद ये तो क्वेश्चन बना ही बना है, अथवा में करके एक क्वेश्चन और इसी में बन गया है। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण वैद्युत चुंबकीय तरंग के वेगों से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। तो यहां पर आपके लिए, ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितने नंबर दोस्तों? 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। अगर ये सूत्र भी आ जाता है तो यहाँ पे 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस तरीके से करते हो। ध्यान देना, आप ध्यान देके एकदम समझना है, बिल्कुल फिगर बना बनाया है। देखो, मैक्सवेल ने गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, कोई वैद्युत परिपथ है और वहां पे मैक्सवेल ने कहा कि अगर इसकी धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदले, हाई फ्रीक्वेंसी से चेंज हो, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन करते हों, यानी परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन करते हों अर्थात कंपन करते हों, तब उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है दोस्तों। चारों ओर ऊर्जा क्या होती है? प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। देखो, यही है, यही वो तरंग है जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। इसमें देखो 3 अक्ष हैं, एक x अक्ष है, दूसरा y अक्ष है और तीसरा z अक्ष है। ठीक है।
यहाँ पे 3 अक्ष हैं, तीनों पर इस पे वैद्युत धारा, इस पे विद्युत क्षेत्र और इस पे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बताया गया है। ये चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के समानांतर है, ठीक है, विद्युत वाई अक्ष के, और यहाँ पर ये यहाँ पे धारा संचरित होती है दोस्तों, ठीक है, ये धारा की दिशा है। अब देखिए माध्यम में v बराबर म्यू आई अर्थात x अक्ष के अनुदिश वेग से चल रही वैद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण वैद्युत, यहाँ म्यू रहेगा दोस्तों, म्यू चुंबकीय क्षेत्र को दिशा के साथ ऊपर दिए चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर तथा तरंग की संचरण दिशा के लंबवत होता है। तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत, देखो यहाँ पे लंबवत है ना, ये देखो लंबवत है जेड अक्ष, और ये तीनों अक्ष आपस में लंबवत है, याद रखना, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पे है और ये जो जेड अक्ष है इस डायरेक्शन में है, यानी इस तल के लंबवत है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र ई वाई अक्ष के अनुदिश जो कि बताया, बी जेड अक्ष के अनुदिश परिवर्तित दोलन करते हैं। इस दोलन प्रकृति निम्न समीकरण से दर्शाया गया है। वाई अक्ष के अनुदिश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर अधिकतम विद्युत क्षेत्र साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये है चुंबकीय क्षेत्र बी जेड, जेड अक्ष के समानांतर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, यानी इन तरंगों के आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगों निर्वात में गमन कर सकती हैं। मैक्सवेल ने यह भी बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, अतः प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है दोस्तों। किसके रूप में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। अब आगे देखिए, जरा ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट पूरा कंप्लीट वीडियो आपको देंगे, एक भी छूटेगा नहीं। एक पेपर 1-1 घंटे का वीडियो 45 या हो सकता है 30 मिनट में ही, जैसा देखो क्वेश्चन होगा वैसे टाइम लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। भागना नहीं है, ध्यान से समझना। अगर एक पेपर में 3 घंटे का समय लग रहा है तो मैं 3 पार्ट में ले आऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाने पर बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, भागने लगते हैं। अगर पार्ट वाइज पार्ट होगा तो एक पार्ट आप 1 घंटे में देखिए, अगले 1 घंटे में रेस्ट लग के सारा वीडियो पार्ट वाइज पार्ट जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन, फ्रेजर चित्र क्या है? बहुत बढ़िया भाई साहब, दिखाइए कि शुद्ध प्रेरक। शुद्ध प्रेरक का मतलब होता है दोस्तों, देखो शुद्ध प्रेरक के सिरों पर, प्रेरक माने होता है कुंडली, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या वोल्टेज स्रोत जोड़ने पर धारा आई वोल्ट V बराबर π/2 कलांतर पर अग्रगामी है। इसके लिए कला आरेख तथा फ्रेजर आरेख बताइए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है एक कुंडली है, ठीक है। कुंडली माने यहाँ पे कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक को L से और यहाँ से AC सोर्स से जोड़ा गया है। इसको कितने वोल्टेज दिया है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब आगे देखो, बहुत ही आसान है, ये यल परिपथ है, ठीक है। यल परिपथ के बारे में आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। कितने नंबर? 3 नंबर का क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं? यल परिपथ, शुद्ध प्रेरक। और यहाँ पे फ्रेजर चित्र, फ्रेजर चित्र माने ये है, एक और चित्र भी बनाएंगे वो भी रहेगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, देखो ऐसा चित्र जो प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज को सदिश के रूप में दर्शाते हुए इनके बीच कलांतर को प्रदर्शित करे, उसमें फ्रेजर चित्र कहते हैं। ये फ्रेजर चित्र है, ठीक है। और शुद्ध प्रेरक यल को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा गया, माना किसी क्षण टी प्रत्यावर्ती धारा वोल्ट से जोड़ा गया। यहाँ आप देखो
ठीक है। ये जो कुंडली है इसे टी प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा गया है एसी सोर्स से, और इसकी वोल्टता वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अब इसमें धारा प्रवाहित करोगे, किरचॉफ का नियम लगाओगे। किरचॉफ का नियम यानी बंद पास का नियम, तो बंद पास का नियम लगेगा तो इसका वोल्टेज इतना है, ठीक है। और जो स्वप्रेरण यहाँ पे काम कर रहा है इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ये दिया है ई बराबर यल डी आई बाई डी टी, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे डी आई बाई डी टी वी नॉट बटे एल साइन ओमेगा टी, समाकलन कर दो इसका। क्या कर दोगे? समाकलन। जब देखो इसका समाकलन करोगे, इसका तिर्यक गुणा करके, तो डी आई लेफ्ट में होगा और यहाँ पे डी टी हो जाएगा, तो डी आई का आई समाकलन हो जाएगा वी नॉट यल एंड साइन ओमेगा टी का समाकलन कास ओमेगा टी मिल गया, ठीक है। और ये टी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। यल तो पहले से था, क्योंकि देखो साइन ओमेगा टी का समाकलन करोगे तो इसे हम मानेंगे, और इसका जब समाकलन करोगे, ध्यान देना दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी का जब समाकलन करोगे तो याद रखना क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। हाँ, एक सूत्र होता है, क्लास 12th वाले पढ़े होंगे, साइन ए यक्स डी यक्स बराबर होता है -1 अपान ए कास ए यक्स प्लस सी। ये फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यही फार्मूले से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो इतने का समाकलन जब लोगे, ध्यान देना, इतने का समाकलन लोगे तो ये वी नॉट यल और साइन ओमेगा टी का ओमेगा तो बगल में आ जाएगा, माइनस यहाँ देखो लिखा गया है साइन ओमेगा टी का कास ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जरा ध्यान देना, अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एएसटीसी रूल लगा दिया गया है। एक सूत्र है कास थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। तो कास ओमेगा टी अगर यहाँ पे रख दे थीटा के स्थान पे, साइन 90 के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये आपके पहले चतुर्थांश से है, किससे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात एएसटीसी रूल से लिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लिया गया है, ठीक। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखो मेरे राजा, अब क्या होगा, अब देखो आई वी नॉट अपान ओमेगा एल साइन, इसके स्थान पर ये हो गया। देखो अगर ये इस माइनस का गुणा अंदर कर दोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस ओमेगा टी पहले और माइनस पाई बाई 2 बाद में लिखा गया है। अब इसका मतलब जरा समझो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यल परिपथ है वो ओमेगा टी से पाई बाई 2 का पश्चगामी है। क्या है? पश्चगामी है, पीछे है धारा से जो है वोल्टेज क्या है? पाई बाई 2 का पश्चगामी है, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू जो है, ये जो वी नॉट ओमेगा एल को क्या लिख देंगे? आई नॉट, ठीक है। धारा का शिखर मान यहाँ पे मिल गया। अब इतने के स्थान पे आई नॉट लिख देंगे, आई बराबर इतने के स्थान पे आई नॉट, इस फार्मूले से साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक। अब देखो समीकरण 1, ये समीकरण 2 है और ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक। ये है समीकरण 1, ये वाला, ठीक। ये जो देख रहे हो इसमें लिखा नहीं है, बट ये समीकरण 1 होगा, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये समीकरण 2 होगा। अब इस दोनों समीकरण से क्या स्पष्ट होता है दोस्तों? तो समीकरण परिपथ में धारा की आवृत्ति वही है जो वोल्टेजा की है। भाई साहब इसमें तो आवृत्ति सेम है, लेकिन देखो परिपथ में धारा की कला ए वोल्टेज से पाई बाई 2 90 अंश पश्चगामी है, याद रखना, ठीक है। वोल्टेज से जो धारा है वो क्या है? पश्चगामी, यानी वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, ठीक। हाँ, उल्टा करोगे तो आ जाएगा। इसका देखो ये फिगर बनेगा यहाँ पे, ये हमारा वोल्टेज है, ये धारा है, क्योंकि धारा देखो 90 अंश डाउन है वोल्टेज से, तो इसलिए इसका ग्राफ, वोल्टेज का ग्राफ थोड़ा ऊपर है,
वोल्टेज का ग्राफ यहाँ पे है, ये है वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। और इसका ग्राफ देखोगे तो ये नीचे हो गया, क्योंकि जो धारा है वो 90 डिग्री पश्चगामी है, तो यहाँ से उठ रहा है वैल्यू, ठीक है। इस चीज को आगे समझिए, जरा ध्यान देना। अब देखो, समीकरण 1-2 के अनुसार धारा आई तथा वोल्टेज का कलांतर आरेख ये होगा, ये होगा दोस्तों, ठीक है, ये कला आरेख है, क्योंकि यहाँ पे धारा आई और वोल्टेज भी π/2 कला। अब देखो वोल्टेज आगे है, धारा पीछे है, तो यहाँ पे वोल्टेज धारा से π/2 अग्रगामी है, और अगर धारा को कहोगे तो यहाँ पे वोल्टेज से धारा पीछे है 90 अंश, ठीक। चाहे ऐसे फिगर बनाओ चाहे ऐसे, तो यही है फ्रेजर आरेख। ये जो चित्र देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हो, इसी को फ्रेजर डायग्राम बोलते हैं, इसी को, इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं, फ्रेजर डायग्राम। ये तीनों लिखना है आपको, तब जाके 3 नंबर मिलेगा। फ्रेजर चित्र और ये शुद्ध प्रेरक के लिए व्यंजक मैंने स्थापित किया है, ठीक। ये तीनों, ये भी बनाना है और ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ठीक। ये देखो, ये तीनों फिगर बनाओगे तभी जाके 3 नंबर पाओगे। अब देखो विद्युत फ्लक्स वाला, ध्यान देना, एक एक पॉइंट समझिएगा, बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम दबा के सही बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी बच्चे हैं दबा के शेयर कर दो भाई साहब, जो भी दिक्कत होगा हम देख लेंगे। खंड यह, ध्यान देना, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक कि गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही तगड़ा वाला है ये, याद रखना। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत स्थैतिकी कि गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को दोस्तों उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना, ठीक है। यानी यही जो संपूर्ण बल रेखाएं लंबवत इसके गुजर रही हैं, यही क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ज्यादा डेफिनेशन मॉडिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये हमारा फार्मूला है, गणितीय रूप है ये, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि बंद पृष्ठ है यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है, ये यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के समाकलन के बराबर होता है। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ओके। अब देखिए गाउस के नियम से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ गया है, ध्यान देना, गाउस के नियम से या गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की स्थापना करने के लिए आता है। इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है, इस यहाँ पे जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट वाला है ये, इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक, एकदम दबा के करना है, जरा ध्यान देना। देखो बिंदु O पर एक स्थिर आवेश Q1, यहाँ पर एक स्थिर आवेश Q1 है, हमें इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, यहां से r दूरी पर स्थित, यहां से यहां से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ, वैद्युत क्षेत्र, ये दूरी r है, यहाँ पे O बिंदु है, Q1 आवेश स्थित है और r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे Q1 होना चाहिए, Q1 के चारों ओर r त्रिज्या की गोली गाउसियन सतह खींच लेते हैं, तब P पर सतह पर स्थित है और गाउसियन या गाउसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटेगा, हम सदिश के रूप में इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए गॉस का प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से फाई ई की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखो बिंदु P पर रखे अन्य बिंदु Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q2 इंटू ई, और ई की वैल्यू ये जब रखेंगे तो Q2 ई की वैल्यू ये पूरा रख दोगे तो ये इतना मिलेगा, और या F की वैल्यू F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1 ये Q2 साथ में, और नीचे का R स्क्वायर। यहाँ पे यही है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ये देखो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना। दबा के एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दे, और ये इसके रिलेशंस हैं। बस आप यहां तक अगर लिख दोगे ना, हो गया आपका नंबर पक्का हो गया। बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने जिस तरह देखो नोट वगैरह में जब लिखा जाता है, नोट्स में हम लोग ऑफलाइन की क्लास में लिखवाते हैं तो इस तरीके से लिखवाते हैं, लेकिन कूलाम का नियम अगर केवल पूछेगा तब। लेकिन अगर गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना कह दे तो केवल यहां तक आगे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इतना खुद ही बड़ा हो जाता है और बड़ा कर रहे हो लिख लिख के। अब देखिए न्यूमेरिकल के बारे में हम समझेंगे। चलिए ध्यान देना, 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। संधारित्रों को कितने क्रमों में संयोजित किया जाता है, ध्यान देना, कितने क्रमों में संयोजित किया जाता है। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य वैद्युत धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए। निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए क्या संयोजन का तुल्य धारिता C1 पर आवेश, C2 पर संधारित्र में संचित ऊर्जा। इतने देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल विथ थ्योरी है। ठीक, यानी यहाँ पे थ्योरी है और यहाँ पे न्यूमेरिकल, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। याद रखना, जो बड़ा डेरिवेशन होता है वो तो 5 नंबर का आता है। ठीक है, और जो डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल वो भी 5 नंबर का आता है। छोटा डेरिवेशन जो होगा वो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक C1 है, यहाँ पे ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो सामने सामने हो जाएंगे, तो ये तीनों समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, याद रखना। चलिए इसे लगाते हैं एक एक पॉइंट, ध्यान देना सही बच्चे। देखो तीनों तारों को खींचा गया है, ऐसे बन जाएगा। परिपथ में वांछित धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्र को परस्पर 2 क्रमों में जोड़ा जाता है। पहला है श्रेणी क्रम में संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र है, देखो श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। तीनों संधारित्रों पर आवेश यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, और यहाँ पर भी Q है। C1 C2 C3, इसका विभव V1 V2 V3। आवेश तीनों की समान है, याद रखना क्या है, समान है। अब आगे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं तीनों संधारित्रों की धारिताएं C1 C2 C3, विभव V1 V2 V3 यहाँ पे देखो माना गया है। और इसका ये वाला भाग जो है विद्युत स्रोत से, ये वाला भाग विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, विद्युत स्रोत से, इससे विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, और ये वाला भाग जोड़ा गया है पृथ्वी से, यानी भू संपर्कित है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी से जोड़ा गया है। अब आगे देखो जरा ध्यान देना। अब अगर पहले संधारित्र का विभवांतर निकालें, विभव निकालें, तो ये सूत्र लगाओगे V बराबर Q/C से V1, पहले संधारित्र के लिए V1 आवेश का मान समान है बटे C1, दूसरे के लिए V2 Q/C2, तीसरे के लिए V3 Q/C3 हो जाएगा। अब मान लेते हैं तीनों संधारित्रों का विभव V है। देखो अभी यहाँ पे इसका V1 है, इसका V2, इसका V3। अब तीनों का अगर V मान लोगे तो V बराबर V1 प्लस
V2 प्लस V3 हो जाएगा। अगर हम छोटी छोटी 3 रोटियों को एक साथ समेट दे तो एक बड़ी रोटी प्राप्त होगी। वैसे ही 3 वोल्टेज हैं, V1 V2 V3, तीनों को समेटेंगे तो एक बड़ा वोल्टेज V प्राप्त हो जाएगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस तीनों V1 V2 V3 तीनों मानों को इस समीकरण में रखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, V1 V2 V3 तीनों के मानों को रखोगे और Q कॉमन लोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, अब V बराबर ये सूत्र देखो, V बराबर Q अपान C, कंपेरिजन करोगे लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर हो जाएगा, Q अपान C, Q से Q कैंसिल, ये सूत्र मिल जाएगा। ध्यान देना, ये Q से Q ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 मिल जाएगा। ये श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के लिए सूत्र है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे ध्यान देना, 2 क्वेश्चन था ना, 2 क्वेश्चन था इसमें। श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए तुल्य धारिता, ठीक है, हो गया। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये C1 C2 C3 C4 4 लोगों की वैल्यू दिया गया है। इन तीनों को सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान देना सही बच्चे, एक एक पॉइंट देखते रहिए आगे। पहले हम श्रेणी क्रम वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए C1 C डैश समांतर क्रम में है, इसलिए C डैश C डबल डैश बराबर C1 प्लस C डैश, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पिको फैराड आ जाएगा। अब C डैश C4 श्रेणी क्रम में बन जाएंगे तो संयोजन की कुल धारिता, ध्यान देना ये कहाँ से आ रहा है पहले समझो जरा सही बच्चे, एक एक पॉइंट समझो, भागना नहीं। देखो अभी देखो, ये दोनों, ये और ये दोनों क्या हैं दोस्तों? ये दोनों किस क्रम में हैं? तो ये दोनों हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, उसके बाद 1 2 3 तीनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ आप देखो, है ना, यहाँ पे C1 C2 श्रेणी क्रम में, इनको वैल्यू यहाँ पर परिपथ में C1 और C3 श्रेणी क्रम में है। ठीक, फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, 100 पिको फैराड आ जाएगा। फिर यहाँ पे C डैश और C1 समांतर क्रम में होंगे तो समांतर C डबल डैश C1 प्लस C डैश जोड़ेंगे 200। फिर ये जो C डैश मिला और C4 श्रेणी क्रम में होंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, 100 पिको फैराड आएगा। संयोजन की तुल्य धारिता 100 पिको फैराड हो गई। ठीक, संयोजन पर कुल आवेश Q बराबर CV और CV की वैल्यू रखोगे इतना आ जाएगा, इतना जूल आ जाएगा। C1 पर सिरों पर विभवांतर पूछा है तो Q अपान C डबल डैश की वैल्यू ये आ जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद देखो जरा ध्यान देना, C1 पर आवेश C1 V1, C1 का मान रखेंगे, V1 का मान आ जाएगा 10 घाते -8 कूलाम। C4 पर विभवांतर निकालोगे, वैल्यू रखोगे, आ जाएगा 100 वोल्ट। C4 पे संचित ऊर्जा निकालोगे 1/C4 V4 का स्क्वायर और हल करोगे आ जाएगा 1 × 10 घाते -6 जूल। ठीक है, अब देखो आगे, वान डे ग्राफ जनित्र क्या है दोस्तों? वान डे ग्राफ जनित्र क्या है? रचना, सिद्धांत तथा कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आराम से इसे लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम धमाकेदार शुरुआत हो रही है आप सभी की। ठीक है, तो वान डे ग्राफ इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वाला। सभी बच्चे रट्टा मार ले, बिल्कुल एकदम फिगर वाला आपको दिखाएंगे। वान डे ग्राफ जनित एक ऐसा उपकरण है जो स्थैतिक बिजली को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक बड़े आवेश को एक छोटी गोली धातु की गेंद पर जमा कर सकता है। इस जनित्र का उपयोग विज्ञान प्रदर्शनों और कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जाता है। सिद्धांत, इस मशीन की कार्यविधि निम्नलिखित 2 स्थित वैद्युत घटनाओं पर आधारित होती है। पहला देखिए जरा, पहला, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होती है। ये पहला है।
ठीक है, वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होती है। ये फिगर है, अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको 3 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। कितने नंबर का? 5 नंबर का। यहाँ पे 3 नंबर आपके थ्योरी के मिलते हैं, 2 नंबर और ये फिगर के मिलते हैं। ठीक, दूसरा नंबर इसके गुण क्या है? किसी खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। किसी खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर देखो विद्यमान है कि नहीं। यहाँ पे प्लस आवेश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। उसके बाद देखिए, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले को जब आवेश क्यू देते हैं तो उसका आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, जरा ध्यान देना। सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट बी बाई आर, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 1/r रख देंगे, तो नुकीले सिरे पर r 0 होता है, इसलिए सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। r 0 होगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, यानी जो घनत्व की वैल्यू होगी वो अनंत हो जाएगी दोस्तों। ठीक, अब आगे देखो, उच्च आवेश घनत्व के कारण आवेश का क्षरण होगा, जिससे संपर्क में उपस्थित वायु के अणु आवेश ले लेते हैं तथा परस्पर प्रतिकर्षण होकर दूर हटते हैं, जिससे वायु में आवेश कणों की एक धारा सी बन जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये फिगर बनेगा। ओके, ध्यान से देखते रहे, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर त्रिज्या के 2 सेकेंडरी गोलीय चालक ए तथा बी, जिनमें क्रमशः प्लस क्यू तथा कैपिटल प्लस क्यू आवेश आवेशित वितरण के परिणाम स्वरूप गोले ए में विभव देते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे 2 गोला है, एक गोला है छोटा वाला, ये इसकी स्मॉल त्रिज्या है, एक बड़ा गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, अब ये जो है पहला गोला दूसरे गोले से संपर्कित है, पहले गोले पर स्मॉल क्यू आवेश है, दूसरे गोले पर कैपिटल क्यू आवेश है। ठीक है, ये गोली चालक है और ये गोली कोष है, इससे विशेष ध्यान देना दोस्तों। ठीक, इसके बाद देखो जरा, स्मॉल आर यहाँ पे मैंने बताया, जिस पर प्लस क्यू और प्लस क्यू आवेश वितरण के परिणाम स्वरूप गोले ए पर विभव, गोले ए पर जो विभव होगा इतना हो जाएगा। इसमें गोला ए और गोला बी दोनों है। ठीक, गोले ए की त्रिज्या स्मॉल आर, गोले की बी की त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक, विभव वाला सूत्र लगाए हैं, v बराबर 1/4πε0 q/r का सूत्र, गोला ए गोला बी। अब देखो, तथा गोले बी का विभव क्या होगा? अब गोले बी के लिए यहाँ पर पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे। अब देखो, जब गोले बी को लेते हैं दोस्तों तो दोनों का आवेश समान होता है। गोले बी के लिए, गोले ए के लिए लेंगे तो यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू होगा। अब देखो, ए और बी के बीच विभवांतर जब निकालेंगे तो वी ए माइनस वी बी, ए और बी के बीच दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे देखो ये और ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल होगा, ये इसमें घटेगा, विभवांतर निकालना है। ठीक, जब घटेगा तो यहाँ पे ये कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ पे इतना बचेगा। अब वी ए माइनस वी बी कोस बी के आवेश क्यू पर निर्भर नहीं करता, चाहे यह कुछ भी हो। दूसरा, वी ए माइनस वी पी इज ग्रेटर देन 0, यदि क्यू धनात्मक है तो आर कैपिटल आर का मान स्मॉल आर से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। कितने नंबर का? 5 नंबर का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। जितने बच्चे देख रहे हैं एकदम वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसके दूसरे पार्ट, पहले पार्ट को जो बच्चे नहीं देखे हैं, फटाफट जाके सभी बच्चे क्या ज्वाइन करोगे? क्या ज्वाइन करोगे? आपको ज्वाइन करना है, बिल्कुल। क्या ज्वाइन करना है? आपको ज्वाइन करना है सब्जेक्ट स्टडी। जल्दी से ज्वाइन कर ले, वहां पे बिल्कुल एकदम जबरदस्त क्लास चलाई जा रही है दोस्तों। अब देखो, अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। अनुगमन वेग के सिद्धांत पर विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्यंजक मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा श्रांति काल के पदों पर प्राप्त कीजिए। यदि किसी कॉपर के तार को खींचकर इसकी लंबाई इतना कम कर दी जाए तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत में ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया भाई साहब, 5 नंबर का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा।
अनुगमन वेग डिस्ट वेलोसिटी क्या है? किसी चालक में प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। किसको? किसी चालक में प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने पर उसके भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्जित अनुगमन वेग Vd बराबर EV टाउ बटे LM। ठीक है, तब चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा क्या होगी? जरा ध्यान देना। चालक में प्रवाहित धारा NEAVD समीकरण 2, तब V बाई आई NAE स्क्वायर टाउ बटे LM V हो जाएगा। ठीक है, और V बाई आई यहाँ पे रखेंगे LM बटे NAE स्क्वायर टाउ समीकरण 3। ठीक, अब R के लिए देखोगे R बराबर M बटे NAE स्क्वायर टाउ L, फिर कैपिटल R बराबर रो L अपान A। यही है हमारा निगमन। ठीक है, उसके बाद देखिए समीकरण 3 और 4 से वैल्यू को जब रखोगे तो रो बराबर M अपान N E स्क्वायर टाउ हो जाएगा। दोस्तों, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान देना, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के मुक्त घनत्व N के व्युत्क्रमानुपाती था श्रांतिकाल टाउ के समानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध R बराबर इतना वैल्यू मिल जाए। ठीक, ये पूरा। इसके बाद देखिए इसी चीज को ऐसे लिखो चाहे मत लिखो, छोड़ सकते हो आप। फिर त्रिज्या में सूक्ष्म परिवर्तन के लिए क्या करेंगे? सूक्ष्म परिवर्तन के लिए डेल्टा R बटे R 100%, फिर -4% है यहाँ पे डेल्टा R की वैल्यू, और इसे लिखेंगे और हल करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 0.4%, यानी चालक के वैद्युत प्रतिरोध में इतने % की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, फटाफट से ध्यान देना। जिन बच्चों को इसका पूरा, ये तो आप सेकेंड पार्ट देख ही रहे हो, फर्स्ट पार्ट देखना है, जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इसके पूरे पेपर्स को कंप्लीट करें। ठीक है।